कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 और अध्याय का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो इस अध्याय की आज हम पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तरों को करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम दें। मतलब इसमें आपने जो घटनाएं हैं, जो घटित हैं, उनको तिथि के हिसाब से लगाना है कि कब उसकी स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, और ख है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, और ग है यूरोपीय संघ की स्थापना, और घ है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना। तो 4 ये संस्थाएं हैं। तो इसमें अगर तारीख के हिसाब से देखें तो ख जो है वो पहले नंबर पर आएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में हुई, और जो दूसरे नंबर पर आएगा वो घ है यूरोपीय संघ की स्थापना, ये 1992 में हुई, 1992 में। और तीसरे नंबर पर आएगा घ आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई, 1994 में। और क जो है वो चौथे नंबर पर आएगा। विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश 2001 में हुआ। प्रश्न नंबर 2 जो है, आसियान वे या आसियान शैली क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क है आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली है। ख है आसियान सदस्यों की अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। आसियान सदस्यों की अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। और घ है आसियान सदस्यों की रक्षा नीति है। और घ है सभी आसियान सदस्य देशों को जोड़ने वाली सड़क है। तो सही जवाब है इस प्रश्न का ख विकल्प आएगा। आसियान सदस्यों की अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 जो है वो भी बहुविकल्पिक प्रश्न है। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? क है चीन, ख है दक्षिण कोरिया, ग है जापान, और घ है अमेरिका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क है, चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई है। प्रश्न नंबर 4 जो है वो खालिस्तान भरी, जो खालिस्तान है उनको भरने के लिए कहा गया है। तो इसमें क नंबर पर पूछा गया है, 1962 में भारत और चीन के बीच डैश 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 और डैश 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 को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई थी। तो 2 बातें पूछी गई है। तो पहले वाले खालिस्तान में अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों और दूसरे वाले खालिस्तान में अक्साई चीन का क्षेत्र को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई थी। ख जो नंबर पर है, आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में डैश 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 और डैश 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 अपना करना शामिल है। आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में खालिस्तान, तो यहां पहले वाले में जो आएगा आर्थिक विकास को तेज करना, आर्थिक विकास को तेज करना, और दूसरे वाले में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना शामिल है। घ जो खालिस्तान है वो चीन ने 1972 में डैश के साथ 2 तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया। तो इसका जो खालिस्तान है अमेरिका इसमें आएगा। और घ जो प्रश्न है वो है खालिस्तान योजना के प्रभाव से 1948 में 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। तो इसमें जो आएगा सही उत्तर जो है वो मार्शल योजना के प्रभाव से। और अंग्रेज जो अगर हम करें तो खालिस्तान या डैश 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 आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले देखता है। खालिस्तान आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले देखता है। तो इसका सही जवाब है आसियान सुरक्षा समुदाय। प्रश्न नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के
उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या हैं। तो कई उद्देश्यों को लेकर क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं। उसमें पहला है क्षेत्रीय देशों के लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना। क्षेत्रीय देशों के लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना। और दो जो उद्देश्य है, क्षेत्रीय देशों के बीच एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपसी विश्वास व सूझबूझ विकसित करना। और तीसरा जो उद्देश्य है, क्षेत्रीय देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। और चौथा जो उद्देश्य है, अन्य क्षेत्रीय संगठनों व अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। पांचवा, अन्य देशों के साथ सहयोग करना। और छठा है सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। तो ये कुछ उद्देश्य है जिनको लेकर क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना की जाती है। एक और प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है। आसियान विजन 2020 की 2020 की मुख्य बातें क्या हैं। तो तीन मुख्य बातें हैं। आसियान विजन 2020 में आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय और आसियान सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय बनाने का निर्णय लिया गया है। एक तो इसमें यह किया गया है कि आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय तथा आसियान सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय बनाने का निर्णय लिया गया है। दूसरा जो है, आसियान विजन 2020 में आसियान को अंतरराष्ट्रीय भूमिका निभाने के लिए कहा गया है। और तीसरा है, आसियान विजन 2020 में व्यापारिक सहयोग में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए हैं। तो ये उसकी कुछ मुख्य बातें हैं। प्रश्न नंबर 7 जो है, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है। कि किसी जमाने में चीन की अर्थव्यवस्था जो होती थी वो नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती थी, लेकिन आज जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल अलग प्रकार की है। तो प्रश्न इसी के आधार पर पूछा गया है कि आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है। तो आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से बिल्कुल अलग है। 1980 के दशक में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के बदलाव किए, जिसके कारण चीन तेज गति से आगे बढ़ा है। और कौन कौन से बदलाव किए हैं, उसमें नंबर 1 पर हम कह सकते हैं कि 1972 में चीन ने अमेरिका के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका के साथ चले आ रहे अपने राजनीतिक व आर्थिक एकांतवास को खत्म किया है। इसका फायदा यह हुआ है कि चीन के लिए अमेरिका के साथ विदेशी व्यापार का रास्ता खुल गया है। दूसरा जो परिवर्तन हुआ है वो है 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। इस नीति के तहत विदेशी कंपनियों को चीन में पूंजी निवेश के लिए आकर्षित किया गया। इससे चीन में उच्च स्तर की तकनीक आई, जिससे उत्पादकता में जबरदस्त वृद्धि हुई। और जो तीसरा जो बता सकते हैं हम क्या किस तरह से नियंत्रित अर्थव्यवस्था से अलग है, 1982 में चीन द्वारा खेती का निजीकरण किया गया, अर्थात खेती को किसानों के हाथों में सौंप दिया गया। निजीकरण का मतलब है कि खेती को किसानों के हाथों में सौंप दिया गया। इससे कृषि उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई है। और चौथा जो है 1998 में चीन द्वारा उद्योगों का निजीकरण किया गया। इन निजी उद्योगों ने भी चीन के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और पांचवी की अगर बात करें तो 2001 में चीन ने विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। इस संगठन का सदस्य बनने का लाभ यह हुआ है कि अब चीन इस संगठन के सभी सदस्य देशों में अपना तैयार माल आसानी से बेच सकता है। इससे भी चीन आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। एक और 11वां प्रश्न नंबर 11 है
यूरोपीय संघ को क्या चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं? यूरोपीय संघ को क्या चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं? तो उसमें नंबर 1 पर हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ का अपना झंडा, गान और अपनी मुद्रा है। तो ये उसको एक खास स्थिति प्रदान करती है। यूरोपीय संघ का अपना झंडा, जिस प्रकार दूसरे देशों का झंडा है, इसी प्रकार यूरोपीय संघ का भी अपना झंडा है। तो यूरोपीय संघ का अपना झंडा, गान और अपनी मुद्रा है। दूसरी जो बात है वो यूरोपीय संघ राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक क्षेत्रों में विशेष प्रभाव रखता है। तीसरा नंबर पर हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और चौथे नंबर पर यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बनती जा रही है। और 5 नंबर पर है यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है तथा उसके पास परमाणु हथियार भी हैं। तो ये 4-5 चीजें हैं जो यूरोपीय संघ को एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। 12वां प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूरोपीय संघ क्या है? यूरोपीय संघ के उद्देश्यों तथा भूमिका का वर्णन करो। यूरोपीय संघ क्या है? यूरोपीय संघ के उद्देश्यों और भूमिका का वर्णन करो। तो यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें तो यूरोपीय संघ यूरोप के 27 देशों का, यूरोपीय संघ यूरोप के 27 देशों का एक शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन है। याद रखना, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है बल्कि क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ यूरोप के 27 देशों का एक शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन है जो वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनता जा रहा है। 28 या 27 देशों की बात की गई है, तो एक नोट के जरिए इस बात को बताया गया है कि क्या है वो। तो ये आपने अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है, लेकिन समझ के लिए है। तो पहले यूरोपीय संघ में 28 देश थे, वर्तमान समय में 27 देश हैं, लेकिन जब शुरू में इसकी स्थापना हुई तो इसमें 28 देश थे। ब्रिटेन भी यूरोपीय संघ का संस्थापक देश था, लेकिन 1 फरवरी 2020 को, ये डेट जो है महत्वपूर्ण है, याद रखनी है, 1 फरवरी 2020 को ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया। तो ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ को छोड़ने के लिए एक नया शब्द ब्रेक्सिट जो है वो ब्रेक्सिट बना है। ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ को छोड़ने के लिए एक नया शब्द ब्रेक्सिट बना है, जो ब्रिटेन एंड एग्जिट से मिलकर बना है, दोनों से आधा आधा ले रखा है, तो ब्रेक्सिट इससे शब्द बना है। तो यूरोपीय संघ वास्तव में 27 देशों का एक शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन है। कैसे इसकी स्थापना हुई? दूसरे विश्व युद्ध के बाद युद्ध में हुए भारी खर्चे के कारण, दूसरे विश्व युद्ध के बाद युद्ध में हुए भारी खर्चे के कारण यूरोप के ज्यादातर देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। यूरोप के ज्यादातर देशों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। अतः युद्ध के बाद इन देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी अस्त व्यस्त हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना था। युद्ध के बाद इन देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी अस्त व्यस्त हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना था। यूरोप के देशों की कमजोर आर्थिक स्थिति का लाभ उठाते हुए अमेरिका और सोवियत संघ ने इन देशों को अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए इन्हें आर्थिक सहायता देनी शुरू की। इस स्थिति ने यूरोप के देशों को यह सोचने के लिए मजबूर किया कि अमेरिका और सोवियत संघ के प्रभाव से बचने का केवल एक ही तरीका है, और वह है यूरोप का एकीकरण या यूरोप के देशों का एक संघ बनाना। अगर वो अमेरिका और सोवियत संघ के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, और वह है यूरोप का एकीकरण या यूरोप के देशों का एक संघ बनाना। तो कैसे बना वो यूरोपीय देशों का एक संघ? कहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है? पहला है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन यूरोप के एकीकरण की दिशा में सबसे पहला प्रयास 16 अप्रैल 1948 को किया गया।
1948 को यूरोप के एकीकरण की दिशा में सबसे पहला प्रयास 16 अप्रैल 1948 को किया गया, जब यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। इस संगठन के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार तथा आर्थिक मामलों में एक दूसरे की सहायता करनी शुरू की। इससे पश्चिम यूरोप के देशों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। इससे पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया। उसके बाद एक और संगठन बना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। यूरोप के एकीकरण की दिशा में अगला कदम 1957 में उठाया गया, जब पश्चिमी यूरोप के 6 देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने मिलकर यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की। इस समुदाय का मुख्य उद्देश्य यूरोप के देशों के बीच बाधा रहित व्यापार को बढ़ावा देना था। इस समुदाय का मुख्य उद्देश्य यूरोप के देशों के बीच बाधा रहित व्यापार को बढ़ाना था। वास्तव में यूरोपीय आर्थिक समुदाय को ही यूरोपीय संघ की आधारशिला माना जाता है और उसके बाद बनता है यूरोपीय संघ। फरवरी 1992 में 1992 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों ने यूरोपीय देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए नीदरलैंड के शहर मास्ट्रिस्ट, उसको कहते हैं शहर है मास्ट्रिस्ट, में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 1992 में नीदरलैंड के शहर मास्ट्रिस्ट में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे मास्ट्रिस्ट संधि के नाम से जाना जाता है। इसी संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया। तो नोट है, एक और जो बात है समझने की है, यहां पर सिर्फ इसलिए जोड़ी गई है, नोटबुक में लिखने की नहीं है, और वो है कि यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के या सुनहरी रंग के 12 सितारों का एक घेरा है। यूरोपीय संघ के झंडे में सुनहरी रंग के 12 सितारों का एक घेरा है, गोलदारा है, जो यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। वास्तव में 12 की संख्या को यूरोप में पूर्णता और एकता का प्रतीक माना जाता है। और सांझी मुद्रा की, अगर हम यूरोपीय संघ की सांझी मुद्रा की बात करें तो यूरोपीय संघ की सांझी मुद्रा है यूरो। यूरोपीय संघ की सांझी मुद्रा का नाम यूरो है, याद रखना आपने। यूरोपीय संघ की सांझी मुद्रा का नाम यूरो है। यह मुद्रा 1 जनवरी 2002 से लागू हो गई है और वर्तमान समय में यूरोपीय संघ के जो 27 देश हैं, यूरोपीय संघ के 27 देशों में से 19 देशों की यह सांझी मुद्रा है। बात आती है यूरोपीय संघ के उद्देश्य, किन उद्देश्यों को लेकर यूरोपीय संघ की स्थापना की गई है, तो कुछ पॉइंट्स के जरिए कर सकते हैं। उसमें पहला है यूरोप को विभाजित करने वाले विवादों को हमेशा के लिए खत्म करना। दूसरा है यूरोप की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करना, यूरोप की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करना। तीसरा है वीजा नियमों को सरल बनाना, ताकि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के लोग एक दूसरे के देश में आसानी से आ जा सके। वीजा नियमों को सरल बनाना ताकि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के लोग एक दूसरे के देश में आसानी से आ जा सके। और चौथा उद्देश्य है यूरोप का राजनीतिक एकीकरण करना। पांचवें उद्देश्य की अगर हम बात करें तो सदस्य देशों के बीच आयात निर्यात की बाधाओं को दूर करना। छठा, सांझी मुद्रा के प्रचलन के लिए प्रयास करना। और सातवां उद्देश्य है सदस्य देशों के लिए ऐसी विकास नीति तैयार करना, सदस्य देशों के लिए ऐसी विकास नीति तैयार करना ताकि सभी समान रूप से अपना विकास कर सके। एक और हेडिंग कई बार प्रश्न आ जाता है कि विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो कुछ पॉइंट्स के जरिए यूरोपीय संघ की भूमिका हम बता सकते हैं। उसमें पहला पॉइंट है आर्थिक क्षेत्र में भूमिका। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ
दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक संघ के रूप में उभर कर सामने आया है। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक संघ के रूप में उभर कर सामने आया है। 2017 में यह संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जिसका सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से भी ज्यादा था। 1 जनवरी 2002 से यूरो के प्रचलन में आने से यूरोपीय संघ के ज्यादातर देशों ने अपना व्यापार यूरो के माध्यम से करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण यूरो महंगी मुद्रा बनती जा रही और अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बनती जा रही है। इसके अलावा विदेशी व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। विदेशी व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। इसी कारण विदेशी व्यापार में यह संघ अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों को चुनौती दे रहा है। एक और क्षेत्र में यूरोपीय संघ की भूमिका स्पष्ट की जा सकती है, राजनीतिक क्षेत्र में भूमिका। आज यूरोपीय संघ का एक बड़ा देश, और कौन सा? फ्रांस, क्योंकि ब्रिटेन इससे अलग हो गया है। तो आज यूरोपीय संघ का एक बड़ा देश फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। इसके चलते यह संघ विश्व की सुपर पावर समझे जाने वाली शक्ति अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र संघ में चुनौती दे रहा है। यूरोपीय संघ की इसी स्थिति के कारण संघ में शामिल देश विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी स्वतंत्र आवाज उठाने में सक्षम बने। एक और क्षेत्र है जिसमें यूरोपीय संघ की भूमिका को बताया जा सकता है, सैनिक क्षेत्र में भूमिका। हालांकि यूरोपीय संघ के पास अपनी कोई सेना नहीं है, लेकिन हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के एक देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि यूरोपीय संघ के देश अपनी सैनिक शक्ति के बल पर भी विश्व राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका महत्वपूर्ण बनती जा रही है। धन्यवाद, नमस्कार।